हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम मैंने रखे हैं जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से एसोसिएटेड है। कुछ ग्राफिकल पोर्शन आपके लिए रखा है और सर्कुलर मोशन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम है। तो मजे आने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं, फिर आप मास्टर शीट कर लेना। तो सबसे पहले एक एक कंसेप्ट अलग अलग करके रखा है मैंने, जैसे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और फिर इस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आपको घर पे प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप एक एक सेक्शन अलग देख लोगे और उस पे बेस प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे। तो जैसे हमें यहां पर दे रखा है कि एक फोर्स है। सबसे पहले वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि जिस फोर्स का हम वर्क डन निकाल रहे हैं वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट से आ जाता है। तो एफ डॉट एस करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। एक्सपैंड करने पर हमें मिलेगा एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये बेसिक्स है, मेरे ख्याल से सबको आने चाहिए। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगा प्लस एफ एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये आज के लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो देखना। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे में वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ एस। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन की वैल्यू जो होती है प्लस एफ एस से माइनस एफ एस के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे स्टेप बाय स्टेप हम सवाल पकड़ते हैं। तो याद रखना, हम जो वर्क डन डिस्कस कर रहे हैं वो अभी कांस्टेंट फोर्स का कर रहे हैं। तो अगर आप वर्क डन निकालो तो पहले हमेशा चेक कर लेना कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल आप ये देख रहे हो, देखने में डरावना सा है, ठीक है। मैंने कहा ना, नए प्रॉब्लम रखे हैं इस बार मैंने वर्क एनर्जी के अंदर। प्रॉब्लम की कमी नहीं है, ठीक है ना, बस करने वाले होने चाहिए। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना। तो हमें पोजीशन दे रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स बराबर टी माइनस टी स्क्वायर, where x is in meter and t is in second. Work done by external agent having force this much. फोर्स हमें दे रखी है वेक्टर फॉर्म में -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है ना। तो ये हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर। अब शब्द गौर करने वाला है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब यहां पर पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस कर रहा है। फोर्स आप देख रहे हो वाई पर भी लग रही है, जेड पर भी लग रही है। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई और जेड परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट में कोई काम नहीं रहेगा। फिलहाल पहले हम चेक करेंगे फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो फोर्स पूरी तरीके से कांस्टेंट है, वर्क डन एफ डॉट एस से निकल सकता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। डेल्टा एक्स के लिए हमें फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो फाइनल पोजीशन के लिए हम टाइम की फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 सेकंड है। तो इस सवाल के मैं दो रास्ते दूंगा आपको। आपको एक और भी है, बिल्कुल है, वो सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर है। अगर ये चीज नहीं आई, ऐसा आया तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो हर जगह हमने कुछ ना कुछ यहां पर चीजें मॉडिफाई कर रखी हैं, मॉडिफिकेशन में अभी दिखाऊंगा। तो 2 सेकंड हम इसके अंदर पुट करें तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 4, दैट मीन्स -2। और ये यूनिट हमारा मीटर में आ रहा है। और इनिशियल पोजीशन अगर हम चेक करें t इक्वल्स टू 0 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0। तो अब आप आराम से डेल्टा एक्स लिख सकते हो जिसकी वैल्यू हो जाएगी -2i कैप। हमने फोर्स लिख लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई वाला आई के साथ, ठीक है ना, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। बट कोई आप देख रहे हो ना जे का है ना के का टर्म है, क्योंकि उस तरफ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो वर्क डन की वैल्यू होगी एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस करने पर हमारे पास आ गया, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6 जूल। तो वर्क डन हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने कहा इसका मॉडिफिकेशन, सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये फोर्स गिवन ही नहीं होता, हमें सिर्फ ये गिवन होता कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी माइनस टी स्क्वायर है। अब अगर आपको वर्क डन निकालना होता तो क्या करते, ठीक है ना। तो यहां पर इफ ओनली, ये वैसे आगे कवर होगा वेरिएबल फोर्स के अंदर, बट मैं अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इफ ओनली इक्वेशन ऑफ एक्स इज गिवन, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि यहां यूजुअली स्टूडेंट गड़बड़ी कर देता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या करें। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स की इक्वेशन गिवन है तो आप वर्क डन निकालने के लिए बेस्ट रास्ता है वो ये है कि आप वर्क डन निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का वर्क डन बराबर डेल्टा के यूज करो। काइनेमेटिक्स आप पढ़ के ही आ रहे हो। तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई मेरे पास 1 माइनस 2t, ठीक है ना। अब t की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, जैसे 2 सेकंड पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द वेलोसिटी, डेल्टा के अंदर मास ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली हमें गिवन होगा। हम यहां से वर्क डन बराबर डेल्टा के से इस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझने वाली बात ये अगर फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, तो एफ डॉट एस से आप कर लो, गिवन फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए।
और अगर फोर्स गिवन नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर डेल्टा के यूज करो। ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है जो आपके नीट लेवल पर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो ध्यान से देखते हुए चलना। लिफ्ट के अंदर ब्लॉक हम लोगों ने एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर किया ही था। अब यहां पर ये बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। आप जनरली कोई भी किसी भी जगह का टेस्ट देखोगे, इवन मेरा टेस्ट देखोगे, वहां भी मैंने पूछा हुआ है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमने लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है ना। इफ लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये गिवन है, और एक्सेलरेशन इसका ए गिवन है, फ्रॉम रेस्ट टी इक्वल्स टू 0 पर, ये रेस्ट पर थी, तो मेंशन कर देते हैं t equals to 0 पर वेलोसिटी इसका 0 है। इफ देन द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम 0 से t, तो t टाइम में मान लो ये लिफ्ट कुछ ऊपर चली गई, कितना ऊपर चली गई, ये डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो ये हमारे पास इजीली आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रॉब्लम का लेवल इजी माना जाता है और स्टूडेंट नॉर्मली इसको कर लेता है, पर बहुत से बच्चे जो होते हैं एवरेज लेवल, जिनकी पढ़ाई सही नहीं होती, वो जनरली इसे भी छोड़ देते हैं। तो मत छोड़ो, आराम से आप इसको एग्जाम में कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां पर क्या सिखाया था मैंने, अगर आपको ये फोर्स निकालनी है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालनी है, तो ए अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m टाइम्स जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस ए। तो n का वैल्यू मेरे पास आ गया m टाइम्स g प्लस ए। अब आप देख रहे हो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, वर्क डन की वैल्यू fs हो जाएगी, तो यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा n इंटू एस, ठीक है ना। अब इसमें डेटा पुट कर देते हैं, n की वैल्यू हो गई m टाइम्स जी प्लस ए, और डिस्प्लेसमेंट की जगह मेरे पास आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 0 से लेकर के t सेकेंड। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया m हाफ m जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर के हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी ठीक सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो वेरिएबल फोर्स, खूब सारे सवाल है आज वेरिएबल में, बड़े धमाकेदार सवाल है, ठीक है ना। आपको एक आधा ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा जो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है और जनरली टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाता है और स्टूडेंट छोड़ के आता है, ठीक है ना। पहले ही काम छोड़ दो भाई इसको। तो उस तरीके का प्रॉब्लम है और वो आपको वेरिएबल फोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम है, आप वेरिएबल फोर्स के प्रॉब्लम को इजिली करके आ जाओगे। अच्छा, हमें वेरिएबल फोर्स से रखिए। वेरिएबल फोर्स 2 से 3 तरीके की होती है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है या फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये जनरली गिवन होता है आईआईटी जेई के अंदर, इस तरीके का इक्वेशन होता है, और जेई के अंदर आया भी हुआ कई बार ये सवाल, और इंटीग्रेट करके हमें सॉल्व करना होता है। फिलहाल पहले मैं रास्ता बताओ। अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन है तो ऐसे में वर्क डन हमारा इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से निकलेगा, ठीक है ना। यानी आप इसको इंटीग्रेट करते हुए निकालो, अगर आपको इक्वेशन गिवन है और अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आप इसका एरिया ले लो, ये एरिया आपको वर्क डन दे देगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन से वर्क डन, एफ डॉट डी आर से वर्क डन सिर्फ तब निकलता है जब फोर्स आर के फंक्शन में, पोजीशन के फंक्शन में वेरिएबल हो, और एरिया से वर्क डन तब निकलता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और पोजीशन का आपको एरिया गिवन हो। तो ये बात ध्यान रखने वाली। स्टूडेंट एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखता है, वहां भी कहता है एफ डॉट डी आर लगाएंगे, तो नहीं आता इसलिए उनका आंसर। तो ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर फोर्स टाइम के फंक्शन में, तो टाइम के फंक्शन में होने पर हम क्या करेंगे, रिवर्स इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका मीनिंग है कि आप पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी पुट करके वेलोसिटी निकालोगे। तो आप देखो मैंने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, इंटीग्रेट करते हुए। जैसे ही मेरे पास वेलोसिटी आ गई, अब मैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा और यहां से मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। अब स्टूडेंट आमतौर पे मेडिकल वाला क्या करता है, वो जनरली इस तरीके का फंक्शन देखता नहीं, वो क्या करता है, एफ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, लगा दो भाई एफ डी आर, ठीक है ना, और वहां से इंटीग्रेट कर देते हैं। नहीं, वो सिर्फ तब लगता है जब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन हो। अगर टाइम के फंक्शन में या वेलोसिटी के फंक्शन में, तो आपको रिवर्स इंटीग्रेशन करके, ध्यान रखना शब्द, रिवर्स इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर डेल्टा के से वर्क डन आएगा। बट जनरली इतना लेवल का सवाल हाई लेवल सवाल माना जाता है मेडिकल के अंदर, इसलिए इसको पूछने से बचते हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, वो ग्राफ दे देते हैं, जो कि मैंने रखा है, ठीक है ना। तो ग्राफ दे देते हैं और ग्राफ से वर्क डन पूछते हैं। तो आप सारे के सारे एग्जामिनर के जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों नहीं पूछते और क्या पूछते हैं इसकी जगह, ठीक है ना। ये सारी चीजें दांव पेच क्लियर है तो एग्जाम बड़े इजिली हो जाएगा। तो ये जो चीज है इस पे नहीं पूछते, जनरली हाई लेवल का मानते हैं मेडिकल लेवल में, इसलिए इसका अल्टरनेटिव है ग्राफ से पूछ लो, आपको आगे मिल जाएगा। और इवन मैंने रखा भी तो था एनालम फ्रैक्शन के अंदर, आपको इसका ग्राफ देखने को मिला था। फिलहाल चलते हैं आगे। अब देखो पहला ही आपका क्वेश्चन ग्राफ का है, तो ए वर्सेस एक्स का डायग्राम है।
ए को एम से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ वर्सेस एक्स हो गया, इसका एरिया वर्क डन बताता है। अभी जस्ट हमने देखा था एफ एक्स ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है। खैर कह क्या रहा है, ये कह रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द टाइम पार्टिकल रीचेस x इक्वल्स टू 6। तो यानी पार्टिकल यहां तक पहुंचा है तो आप वर्क डन बताओ। तो यानी आपको सिर्फ इतना एरिया निकालना, बाकी की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो जितना पूछा उतना एरिया निकाल के दे दो। ये एरिया हो गया ट्राइंगल का एरिया और साथ में इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। तो इस टोटल एरिया की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया, जो कि बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 2, हाइट हो गई 4, और जो रेक्टेंगल का एरिया ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 16। तो अब यहां से एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई 16 और 4 हो गया 20। अब ध्यान रखना ये एरिया वर्कडन नहीं है क्योंकि ये एक्स ग्राफ का एरिया है। तो वर्कडन हो जाएगा मास इंटू एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ एक्स ग्राफ। तो अब डायरेक्ट सवाल पूछने से बढ़िया मैंने कहा एएक्स का पूछो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इनको समझ भी आएगा। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रॉब्लम हमेशा मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम में इंफॉर्मेटिव रहे कि आपका कुछ नॉलेज लेवल बढ़े। तो मास इंटू एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई। मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 इंटू 20 करेंगे 60 जूल। राइट आंसर ये रहा। तो मेरे ख्याल से आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देखो एफ टी ग्राफ। तो मैंने बोला था ना अल्टरनेटिव, तो फोर्स टाइम की इक्वेशन दे करके रिवर्स इंटीग्रेशन करा के वेलोसिटी निकाले। इससे बढ़िया वो क्या कहता है कि चलो इनकी नॉलेज टेस्ट करनी है, एफ टी ग्राफ दे देते हैं। तो आपने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था एफ टी ग्राफ क्या बताता है, इसका एरिया क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम, या और अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो ये इंपल्स बताता है। तो हर एक लेक्चर आपस में कनेक्टेड रहता है, स्पेशली मैकेनिक्स का। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये कह रहा है स्टार्टिंग एट रेस्ट, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है। मास जो दे रखा है ऑब्जेक्ट का वो हमें 5 kg दे रखा है। आगे ये बोल रहा है इज एक्टेड अपॉन बाय ओनली वन फोर्स एज इंडिकेटेड इन द फिगर, फाइंड टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 20 इंटू 2 यानी 40, और इधर का एरिया आ जाएगा नेगेटिव में, तो 10 इंटू ये आ जाएगा 1 विच विल बिकम 10। तो फाइनल आंसर आ गया 30। अब इसका जो एरिया है वो बताएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट पर दे रखा है। तो फाइनल मोमेंटम एम वी का वैल्यू मेरे पास आ गया 30। अब यहां से आप मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, तो आप वी का वैल्यू निकाल लोगे 5 से डिवाइड करके, तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने वेलोसिटी निकाल ली, यानी रिवर्स इंटीग्रेशन का काम खत्म करके एरिया से आपने वेलोसिटी निकाल ली। बातों को समझना ध्यान से। तो रिवर्स इंटीग्रेशन का काम खत्म करके आपने एरिया से वेलोसिटी निकाल ली। अब आप वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल दोगे। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम कॉमन हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आपने वर्क डन की वैल्यू दे देनी है। तो हाफ मास का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 5, वी स्क्वायर हो गया 36 और यू हो गया हमारा 0। तो यहां पर मेरे पास आ गया ये बन गया हमारा 18, 18 5 जा ये हमारे पास आ गया 90। तो 90 जूल का वर्क डन यहां पर ये फोर्स टाइम ग्राफ से हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक एक कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया। अब आप अटकोगे नहीं इन सब सवालों में। नेक्स्ट फिर से हमारे सामने एक डायग्रामेटिक प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके का प्रॉब्लम हार्ड लेवल का माना जाता है आपके एग्जाम में। जनरली आया तो सिर्फ 5-7% स्टूडेंट ही करने, आप लगा लो दम, ठीक है ना। तो इसके अंदर 5 to 7% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को करने में कैपेबल होते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल में अच्छा माना जाता है। अब अगर आपको ये आसान बनाना है कि आपकी ग्रिप में ये प्रॉब्लम आ जाए, तो ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम 2 से 3 जगह पर बन सकता है, फोर्स बना करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड बना करके, ठीक है ना, इसी तरीके से मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना करके। तो 2 से 3 जगह ये प्रॉब्लम रह सकता है आपका। अब किसी एक जगह अगर एग्जामिनर को हिट करके चलो भाई एक आधा तो कठिन क्वेश्चन देना ही है, यही उठा के दे देते हैं, तो अगर आ गया तो छोड़ना नहीं है। तो ध्यान से देख लेना। देखो इस प्रॉब्लम को क्यों कठिन बोलते हैं, ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स है जो एक्ट कर रही है, ठीक है ना, ए इज कांस्टेंट। तो इसने बता दिया ये जो ए वाला टर्म है ये कांस्टेंट है। एक्स और वाई जो हमें दे रखे हैं ये पाथ में दे रखे हैं। ये कह रहे हैं इस फोर्स का वर्क डन बता दो। अब जरा गौर करो इस डायग्राम पे, पार्टिकल यहां से चल करके वापस से यहां पर आ गया, राउंड ट्रिप है।
तो ये वर्क डन जीरो भी हो सकता है, जीरो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और इस वर्क डन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो अब मैं बताऊं क्यों डिफिकल्ट है, उसका रीजन ये है कि ये वर्क डन जीरो भी हो सकता है और ये वर्क डन नॉन जीरो भी हो सकता है। तो आमतौर पे अब स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या होती है, वो पहले चेक करेगा कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो बातों बातों में कंजर्वेटिव का कंसेप्ट आ गया, तो चेक करेगा, आम स्टूडेंट करेगा। मैं आम स्टूडेंट नहीं हूं ना, आप आम स्टूडेंट हो, आप इसको सीखने के बाद खास बन जाओगे, तो आप चेक नहीं करोगे, आप जैसे बताऊंगा वैसे करोगे। फिलहाल पहले चेक करेगा। आप चेक कैसे करेगा कि कंजर्वेटिव है या नॉन, उसके लिए पता होना चाहिए तरीका। उसके लिए आता है डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो डेल क्रॉस एफ अगर जीरो है, ठीक है ना, तो फिर फोर्स कंजर्वेटिव है। डेल क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, तो ये होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। डेल क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई जे के, फिर यहां आ गया डेल बाय डेल एक्स, यहां आ गया डेल बाय डेल वाई, यहां आ गया डेल बाय डेल जेड। अब यहां पर फोर्स के कंपोनेंट, तो फोर्स के कंपोनेंट है ए वाई स्क्वायर, तो इधर आ गया ए वाई स्क्वायर, इधर आ गया हमारे पास 2ax स्क्वायर, और इधर कुछ नहीं है तो जीरो आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये जीरो आया फोर्स कंजर्वेटिव, ठीक है ना, और अगर ये नॉन जीरो आया तो नॉन कंजर्वेटिव। तो आमतौर पे स्टूडेंट पहले इसमें टाइम पास करता है मैं भी कर रहा हूं आम स्टूडेंट की तरह आपको सीखने को मिल रहा है इसलिए कर रहा हूं। तो आई कैप वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा भाई जीरो, और इधर पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, z का कोई टर्म ही नहीं है तो जीरो आ जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। जे कैप वाला टर्म सिंप्लीफाई करें तो ये तो बन जाएगा जीरो, इधर z का कोई टर्म ही नहीं है तो ये भी बन जाएगा जीरो। तो आई कैप गया जीरो में, जे कैप गया जीरो में, लास्ट में बचा के कैप। अगर ये भी जीरो हो गया तो मजे आ गए, फोर्स कंजर्वेटिव हो गई, राउंड ट्रिप वर्क डन जीरो हो गया। और अगर नहीं हुआ तो फिर मजे निकल गए, ठीक है ना। और फिर उस सिचुएशन में फिर आप बताऊंगा क्या करना है, तो सुनो। के कैप वाला टर्म सॉल्व करते हैं, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, डेल बाय डेल एक्स और 2ax स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4ax, और इधर साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ay। तो हो गई ऐसी तैसी, कैसी कैसी, ऐसी तैसी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो एक आम स्टूडेंट पहले इसमें टाइम पास करता है, चेक करता है कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव हो गया, किस्मत अच्छी हो गई तो ठीक है, आंसर जीरो हो गया। और अगर नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो गई भैंस पानी में, ठीक है ना, और पानी में गई हुई भैंस जल्दी वापस आती नहीं, ठीक। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें वो वर्क डन सोचेगा, यानी जिस चीज से वो डर रहा था कि इस राउंड ट्रिप में मैं वर्क डन नहीं निकालना चाहता, वही उसको अब निकालना पड़ेगा। तो गेम वही है। अगर ये आप पहली स्टेप में ही कर लेते कि आप डायरेक्ट ही वर्क डन निकाल लेते, तो ना आपको ये करना पड़ता, ना आपको दो स्टेप्स चेक करनी पड़ती कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव तो फिर वही वर्क डन तो निकालो ही निकालो। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सीधे वर्क डन निकालो, पर उसके लिए थोड़ा जिगर कलेजा मजबूत होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे आने चाहिए, तो सीखो। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल को जैसा पाथ दे रखा है वैसे ले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत गौर से देखना, ध्यान से देखना। हम पार्ट इसका नामकरण कर देते हैं तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट भी लिख लो। इसका कोऑर्डिनेट हो गया डी कॉमा जीरो, ये दे ही रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी, और एक्स का हो जाएगा जीरो कॉमा डी, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अब ए से बी में फोर्स हमें गिवन है, और इस फोर्स का वैल्यू गिवन है ए वाई स्क्वायर आई कैप और 2x स्क्वायर ए जे कैप। अब जरा गौर करो, ए से बी में जाते वक्त यहां पर पूरा का पूरा जो y का टर्म है वो जीरो है, तो आप इसमें y जीरो डालोगे, और x की वैल्यू यहां से यहां तक चेंज कर रही है। कहां से कहां तक चेंज कर रही है, जीरो से लेकर d तक। तो इस a से b में y जीरो है, हम y को जीरो पुट करेंगे तो f वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर ए जे कैप। अब ध्यान देना, तो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और पार्टिकल की फोर्स आ रही है वाई एक्सिस पर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। तो ए से बी में हमने ये नोटिस किया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए ए से बी का वर्क डन जीरो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बी से सी में चलते हैं। अब बी से सी के दौरान अगर हम चलें तो यहां से यहां तक x की वैल्यू फिक्स हो गई जो कि d के बराबर है, ठीक है ना। तो हम पहले x की वैल्यू डाल देते हैं। तो b से c में फोर्स हमारे पास आ गई, और y की वैल्यू चेंज कर रही है जीरो से लेकर के d तक। तो ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस x की वैल्यू फिक्स हो गई d के बराबर, तो ट्वाइस डी स्क्वायर ए जे कैप। इस प्रॉब्लम को छोड़ने की गलती मत करना, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा, इसलिए दोबारा जरूर कर लेना क्लास के बाद, ठीक है ना, ताकि नॉलेज लेवल जो आप बढ़ाने आए हो वो बढ़ जाए, वरना वहीं का वहीं रह जाएगा।
तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। अब हम जा रहे हैं कहां से कहां तक, बी से लेकर के सी तक, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस वाली फोर्स बेकार है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हो रही है वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है क्योंकि एक्स वाला चीज चेंज ही नहीं हुआ, और वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने डी वाई ले लिया टाइम्स जे कैप। तो अब अगर हम वर्क डन निकालेंगे इस फोर्स का, अब आप गौर करो वाई एक्सिस की फोर्स भी कांस्टेंट हो गई, तो मैं डी वाई क्यों लूं, तो मैं सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास हो गया डी जे कैप। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास एफ डॉट एस से आ गई, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई डॉट प्रोडक्ट लेने पर 2a डी क्यूब। आपने देखा कैसे एक वेरिएबल फोर्स को एक पर्टिकुलर जगह पर कांस्टेंट बनवा दिया, ठीक है ना, यही जादू है इस सवाल का। तो बी से सी का वर्क डन आ गया, सी से डी का वर्क डन देखते हैं। सी से डी में अगर हम चेक करें तो अगेन यहां पर एक्स चेंज कर रहा है बट वाई फिक्स्ड है, पुट करो। तो एफ की जो वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू डाल देते हैं डी के बराबर, तो ए डी स्क्वायर आई कैप, और एक्स की वैल्यू चेंज कर रही है यानी ट्वाइस एक्स स्क्वायर ए जे कैप। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग आप चेक करो, वैसे भी चेक करो, वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, वाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है। तो अब इसके अंदर अगर हम चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग है जो कि माइनस डी के बराबर है, तो माइनस डी आई कैप, और वाई का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो अगेन वर्क डन की वैल्यू फोर्स वेरिएबल होते हुए भी मेरे पास आ गई डॉट प्रोडक्ट से ए डी क्यूब। आपने देखा। नेक्स्ट और लास्ट, अगर हम डी से ए का वर्क डन कैलकुलेट करें तो डी से ए में अब यहां से यहां की तरफ अगर हम आए तो एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, और सिर्फ वाई चेंज कर रहा है। तो फिलहाल पहले मैं एक्स जीरो पुट करूं, और वाई की जो वैल्यू मेरे पास आ गई चेंज कर रही है ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जीरो जे कैप। डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहां से यहां आने पर, ठीक है ना, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, और वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस टी जे कैप है पर वाई पर फोर्स जीरो है। तो डी से ए का वर्क डन आप देखेंगे तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन निकालें तो इन सब का हमें सम करना पड़ेगा, तो 2a डी क्यूब माइनस ए डी क्यूब, यानी ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा ए डी क्यूब। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो है, इसलिए फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। और हमने एक तीर से दो निशाने लगाए, एक तो हमें ये भी पता चल गया फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है और उसका वर्क डन कितना है। तो जब भी ऐसा टाइप का सवाल आए, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ए डायल ऑपरेटर मत लगाओ, नहीं तो रास्ता दो स्टेप का हो जाएगा। ये सिर्फ तब लगाओ जब ऑप्शन में दे रखा हो चेक करके बताओ फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, सिर्फ तब लगाओ। और अगर ऐसे पाथ वाथ बना करके दे रखा हो तो जैसे मैंने किया वैसे इंटीग्रेट करते हुए चलो और वहां पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इंटीग्रेट तो मैंने कहीं किया नहीं, हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही सवाल सॉल्व कर दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलो, एक तीर से दो निशाने लगेंगे, फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है ये भी पता चल जाएगा, और वर्क डन कितना है ये भी पता चल जाएगा। ये था आज का एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बेस मिलेंगे इक्विलिब्रियम कंसेप्ट के ऊपर। अब जैसा हम जानते हैं अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। तो माइनस डी यू बाई डी आर हमें उस कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे देगा। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसी हमने फील्ड पोटेंशियल में देखी थी। अब यहां पर यू एक्स ग्राफ, ये मैंने काइनेमेटिक्स के अंदर आपको दिए थे कि अगर कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, याद आ गया होगा। और कोई भी ग्राफ अगर कांस्टेंट है या स्ट्रेट लाइन है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है ना। तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी जाए तो आप इसको डिफरेंशिएट करके, यानी आप इसका स्लोप लेकर के जीरो कर दो, तो जीरो करने से हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। बट अगर हमें चेक करना हो कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है तो हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है तो अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा है तो ऐसे में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करेगा और हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो प्रिसाइज कर दो, सिंगल डिफरेंशिएशन से पोजीशन मिल जाती है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से हमें यह पता चल जाता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब सिमिलरली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है तो नेगेटिव होगा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये आप देख ही रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो डबल डिफरेंशिएशन बेचारे का जीरो ही रहेगा। तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बिलोंग करता है। तो आई थिंक सारी चीजें प्रिसाइजली आपको समझ आ गई किस तरीके से नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हम चेक करते हैं। नेक्स्ट दिखाता हूं, देखो ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के बेसिस पर
ये क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है, हमें एफ एक्स ग्राफ बनाना है। तो दो तरीके, एफ एक्स ग्राफ, एफ हम माइनस डी यू बाई डी एक्स से निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम उसका ग्राफ बना देंगे। फिलहाल आप ये बता सकते हो ये ग्राफ किस चीज के लिए, स्टेबल या अनस्टेबल के लिए, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ग्राफ जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। बहरहाल हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो हम एफ को लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा इस सवाल को हम इजी सवाल बोलते हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है आपके में, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, देखा भी गया इवन आईआईटी मेंस के अंदर भी इस तरीके का प्रॉब्लम देखा गया है। तो मेरे ख्याल से आप इसको इजीली कर सकते हो, एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर हम करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2kx, तो आंसर आ गया -2kx। तो f इक्वल्स टू -2kx, ये बिलोंग कर रहा है y बराबर -mx को, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो एफ एक्स ग्राफ जो बनेगा हमारा, वो एफ एक्स ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा और इस तरीके से डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसके अंदर ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए वाला। तो आई थिंक आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये भी एक अच्छा सवाल है, इसके अंदर मोर देन वन चॉइसेस हैं, क्योंकि एक साथ मेरे को कई सारी चीजें आपको सिखानी थी। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, हमेशा नीट लेवल में ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमें पता है फील्ड कंजर्वेटिव है, यानी राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। यहां से सारी चीजें हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं। is given by this equation where x and y are measured in meter. Initially particle is at this and at rest. यानी इनिशियल कोऑर्डिनेट x और y के हमें दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं 1,1, मैं लिख दूं t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है ना, और पार्टिकल हमें रेस्ट पर दे रखा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की हमें 0 दे रखी है। ये कह रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज दिस मच। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मैंने वही कहा, मैं डायरेक्ट कभी नहीं पूछता, हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा ऐसे पूछो कि स्टूडेंट के पास थोड़ा उसका दिमाग चले, उसके पास कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आए। तो अगर मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स हो जाएगी हमारी माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, और माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करें तो डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास आएगा। अब आपको सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर प्लस 6। तो 6x वाई स्क्वायर प्लस 6, और माइनस साइन बाहर, माइनस भी बाहर क्यों लगाऊंगी, तो खैर चलो मैं एक काम करता हूं, अभी स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूं। तो ये हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स आ गया। अब कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, इनिशियल 1,1, पुट करते ही 1,1 ये मेरे पास आ जाएगा 12। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई अगर मैं निकालूं, अब हमारे लिए वाई वेरिएबल है, एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो हम वाई को पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई का टर्म यहां पर डिफरेंशिएट होगा, 2y यहां पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर वाई, और नेक्स्ट टर्म में y का कोई टर्म नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, 1,1 डालते ही ये बन जाएगा 6। सिंपल है। अब डेल यू बाय डेल जेड निकालेंगे तो डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई है ही नहीं जेड का टर्म, तो ये बेचारा स्वाहा हो गया, ठीक है ना। तो डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू 0 हो गया। तो सॉल्व करने पर नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगा एफ फैक्टर बराबर -12 आई कैप, और ये आ जाएगा -6 जे कैप। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, 6 कॉमन ले लो तो 6√5। अब हमें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन, तो एफ बराबर एम ए डाल दिया, तो ए की वैल्यू मास हमें 1 दे रखा है, 6√5 आ जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से करेक्ट है। आगे, वर्क डन टू स्लोली ब्रिंग द पार्टिकल टू ओरिजिन। तो स्लोली वर्क डन, अब कौन करेगा वर्क डन, ऑब्वियसली एजेंट करेगा। तो कहां से कहां लाना है, 1,1 से 0,0 पर लाना है और स्लोली लाना है। पहले मीनिंग बताऊं तो मैं ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूं, हालांकि ब्रह्मास्त्र आगे है, बट आप सब जानते ही होंगे कि जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका मॉडिफाइड फॉर्म ही है W नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब स्लोली मूव कराने से क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये शब्दों का इंपॉर्टेंस है इसमें। नॉन कंजर्वेटिव कोई है नहीं क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड बोला हुआ है, तो जो एजेंट का वर्क डन है वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ओरिजिन पर लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, इसमें 0,0 डाल दो और क्या ही है। तो 0 हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1,1 डाल दो, तो वो पुट करते ही आ जाएगा 9। तो स्लोली ओरिजिन तक लाने का वर्क डन -9 जूल है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर से अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट है,
ये इनकरेक्ट है और ये ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा इससे क्या क्या सीखने को मिला। एक तो फोर्स निकालनी आ गई, एक्सेलरेशन निकालना आ गया और वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका एप्लीकेशन आ गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब बेसिक थ्योरी ये है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कॉमन सा रिलेशन है, p²/2m होता है। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आप अपना बेसिक परसेंटेज वाला रिजल्ट लगा लोगे। अब यहां पर अगर मोमेंटम का परसेंटेज चेंज 10% से कम आता है तो हम एरर का कंसेप्ट लगाएंगे और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ये सिंपल बहुत इजी लेवल के प्रॉब्लम माने जाते हैं, हर बच्चा इसको कर लेता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी जस्ट मैंने आपको बताई, ठीक है ना। इसमें खास बात ये है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ये भी अभी डिस्कस कर ही चुके हो आप। जैसे फोर्स बराबर -du/dr है तो वैसे ही कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क डन -Δu के बराबर होता है। माइनस साइन का मतलब होता है कि अगर हम ये थ्योरी में पूछा जाता है कि अगर हम कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, फेवर में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। बाकी अपना वर्क एनर्जी का ब्रह्मास्त्र है W एजेंट प्लस कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के। इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आ जाएगा, एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब देखो इसको जेब में डाल के चलने से कुछ नहीं होता, चलाना आना चाहिए। चलाने के लिए सवाल रखे हैं मैंने, आज आप इसको चलाना अच्छे से सीख जाओगे जिनको डाउट है। अब इसी से मॉडिफाई होके आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। वो ये कहता है अगर सिर्फ और ये दो लैंग्वेजेस में बोलूंगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। दूसरी लैंग्वेज, अगर एजेंट नहीं और नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यहां पर दो चीजें लगानी पड़ती है हमें, या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई प्रेजेंट होगा और हमें यही लगाना पड़ेगा। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो इन दोनों का वर्क डन 0 होगा या ये दोनों वहां पर एब्सेंट होंगे। ये सिंपल तरीका होता है जज करने का कि ब्रह्मास्त्र चलाना है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। लेक्चर्स में हम खूब डिटेल में करते हैं इन सब चीजों को। तो अब एक और चीज, ये हमारे चेन वाले प्रॉब्लम है। जब भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे में उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट नाप करके ली जाती है। जैसे ये पेन है, अब अगर पेन को मैं ऐसे रखूं ग्राउंड पर, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी आप इसके सेंटर तक की हाइट नाप करके लोगे तो इसका सेंटर h/2 हाइट पर है, जहां टोटल हाइट हो गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2, ठीक है ना। अगर रेफरेंस से ऊपर है तो प्लस mgh/2, नीचे है तो माइनस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। जैसे ये रेफरेंस है और इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना है पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हो तो आप सिंपल mgh लिख लेते हो, बट जब नॉन पॉइंट मास है तो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है। तो चेन हमें दे रखी है। अब इस चेन में क्या होता है, हमने यहां पर रेफरेंस ले लिया यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन ले ली, तो जो हैंगिंग पार्ट है सिर्फ उसकी ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो पहला काम हैंगिंग पार्ट का मास लिखा, वही अपना यूनिटरी मेथड से या लीनियर डेंसिटी कांसेप्ट से तुरंत इसका सेंटर पकड़ लिया, वो ऑब्वियसली इसके बीच में होगा। तो हैंगिंग पार्ट की लेंथ अगर L है तो इसका सेंटर हो जाएगा L/2 पर, मास हो जाएगा m/l इंटू स्मॉल l, जहां L हो गया लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट। अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट g एंड लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे 1/4 चेन हैंग कर रही हो तो मास हो जाएगा m/4, g लेंथ आ जाएगी L/4 नहीं L/8, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 1/3 चेन हैंग कर रही है तो मास हो जाएगा 1/m/3 और लेंथ हो जाएगी हैंगिंग पार्ट की L/3 और सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/6 पर। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। इसी तरीके से एक और पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमें यूज में लेना होता है, वो है स्प्रिंग वाली। अब स्प्रिंग जब रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, ठीक है ना, नाइदर एलोंगेटेड नॉर कंप्रेस्ड, तो हम इसको रेफरेंस लेते हैं और यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब चाहे स्प्रिंग को आप एलोंगेट कराओ, ठीक है ना, मान लो एलोंगेशन x है, ध्यान रखना ये x हमेशा रिलैक्स्ड स्टेट से लिया जाता है, तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर। चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस कराओ, ठीक है ना, तो भी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों सिचुएशनों में हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाहे आप एलोंगेट कराओ चाहे कंप्रेस कराओ। यहां पर कंसेप्चुअल बनता है स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। अब ये प्रैक्टिकली, जैसे मैंने शब्द बोला कि अगेंस्ट द कंजर्वेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो सुनो, मान लो मेरे हाथ में स्प्रिंग है, रिलैक्स्ड स्टेट में, अब मैं इसको अगर खींचूं तो मैं स्प्रिंग के अगेंस्ट में जा रहा हूं, है ना। तो स्प्रिंग यहां कंजर्वेटिव है तो उसके अगेंस्ट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो खींचने पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये मैं इसको कंप्रेस नहीं करा रहा, ये मैं इसको रिलैक्स करा रहा हूं। रिलैक्स कराने पर हम कंजर्वेटिव के फेवर में आ रहे हैं,
तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब नॉर्मल लेंथ से अंदर जाएंगे तो कंप्रेस होगी, कंप्रेस कराने में हम फिर अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी, रिलैक्स कराने में हम फिर फेवर में आ रहे हैं तो डिक्रीज होगी। ऐसे करके आप कंसेप्चुअल सवालों के आंसर कर सकते हो। अब जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, शानदार है। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल है। अब फेज 1 में मैंने कराया था आपको हाफ स्मूथ हाफ रफ, ठीक है ना, वो वाला। उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने यहाँ रखा है, हाफ तो नहीं लिया स्मूथ, यहां मैंने म्यू दे दिया, ठीक है ना। तो चीजें कुछ चेंज हैं, कुछ मैंने बदली हैं, ताकि आपको कुछ नया फील हमेशा मिलता रहे, नए कंसेप्ट आपके सामने आते रहे। तो जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर ये कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन का पढ़ो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड अगेन कम्स टू रेस्ट ऑन रीचिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बॉटम यानी यहां आने पर फिर से रेस्ट पर आया। अब अगर देखा जाए तो थ्रू आउट तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, जी साइन थीटा एक्सेलरेट करा रहा है। तो हुआ क्या कि इसमें कुछ पार्ट स्मूथ होगा, कुछ पार्ट रफ होगा, रफ पार्ट में रिटार्ड होगा और फिर आकर के ये रुक जाएगा। ये इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यानी ये वाला पार्ट हमारा रफ हो गया और ये पार्ट हमारा स्मूथ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन सम पार्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 3 tan थीटा। तो रफ पार्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें 3 tan थीटा दे रखा है। वहां मैंने ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, यहां मैंने ये दे दिया, ठीक है ना। अब सवाल क्या पूछा, देन द रेशियो ऑफ रफ लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू स्मूथ लेंथ। तो रफ लेंथ LR ले लेते हैं और स्मूथ लेंथ LS ले लेते हैं। तो कहते हैं LR/LS का रेशियो बता दो कितना होगा। तो ये रेशियो मैंने पूछा, वहां मैंने ये दिया था आधा आधा, ठीक है ना। यहां मैंने पूछ लिया, वहां मैंने म्यू पूछा था, यहां मैंने म्यू दिया। तो चीजें चेंज है ताकि आप सवालों में कंसेप्ट अच्छे से लगा पाओ। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है यहां पर, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होने से रही, तो हम लगाएंगे ब्रह्मास्त्र। तो W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब जरा गौर करो, इसमें जो जो नहीं है उसको उड़ाओ, एजेंट नाम की बीमारी नहीं है, इसको हटाओ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि यहां और यहां दोनों जगह इनिशियल फाइनल पर ये रेस्ट पर आ गया। तो कुल मिला के इक्वेशन में बस इसको मैनेज करना है। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव यहां पर लग रहा है, ठीक है ना। और यहां पर लगने वाला नॉन कंजर्वेटिव है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लगा ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन आप पढ़ के ही आ रहे हो तो वैल्यू उसकी जानते हो, म्यू के mg cos थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां की तरफ हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन हो गया माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू लेंथ ऑफ रफ पार्ट, सही है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हमें वर्टिकल हाइट चाहिए होती है, तो रेफरेंस हमने ग्राउंड पर ले लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हाइट चाहिए, ये हाइट आप यहां से लिख सकते हो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ये साइन थीटा, तो LR प्लस LS साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं अलग कर दूं, हाँ, तो माइनस mg और h की जगह आ गया LR प्लस LS टाइम्स साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना, म्यू का वैल्यू डालना है। म्यू का वैल्यू में क्वेश्चन में 3 tan थीटा गिवन है, tan थीटा एक्सपैंड करते ही कॉस तोड़ जाएगा, तो माइनस 3 म्यू mg साइन थीटा टाइम्स रफ पार्ट की लेंथ इक्वल्स टू माइनस mg LR प्लस LS साइन थीटा। आप देखो बहुत सारी चीजें उड़ गई, ये mg साइन थीटा पहली फुर्सत में निकल लिया, माइनस भी उड़ गया, तो यहां पर बचा 3, अच्छा म्यू की तो वैल्यू मैंने डाल दी थी, सॉरी, तो ये वापस से म्यू मैंने क्यों लिख दिया, तो ये आ गया 3 mg कट गया 3 LR इक्वल्स टू यहां पर बचा LR प्लस LS। अब LR को इधर ले जाओ, तो 2LR इक्वल्स टू LS। तो यहां से रफ पार्ट की लेंथ बाय स्मूथ पार्ट की लेंथ का रेशियो, जो हमें किसका रेशियो निकालना था, हमें रेशियो निकालना था रेशियो ऑफ रफ पार्ट बाय स्मूथ पार्ट, ठीक है। तो ये रेशियो मेरे पास आ गया 1/2 के बराबर। ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन 1:2 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगेन अब आपको रफ और स्मूथ पार्ट की लेंथ मैनेज करना आ गया। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन में कराते हैं, पहले यहाँ एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर यहाँ रिटार्डेशन निकालते हैं, प्रॉब्लम कई किलोमीटर लंबा हो जाता है। टेक्निकली प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेप का है और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी में ये प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इसलिए मैं जनरली इसको वर्क एनर्जी में रखता हूं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट आपका यही वही कॉमन प्रॉब्लम है, एससी वर्मा वाला है, जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट दे रखा है सर्कल का A से B तक का, जो कि स्मूथ है। तो ये पार्ट स्मूथ है,
आगे ये कह रहा है आफ्टर बी इट मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो बी से ऑनवर्ड ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये रफ फ्लोर है, ठीक है ना, और इस रफ फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम म्यू ले लेते हैं। तो ये कह रहा है बी तक तो कोई दिक्कत नहीं है एनर्जी कंजर्वेटरी, बट बी के आगे ऑनवर्ड नॉन कंजर्वेटिव आ गया जिसने इसको रिटार्ड कराना शुरू किया और एक जगह जाकर के ये रेस्ट पर आ गया। कितना मीटर आगे? 3 मीटर। तो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करने पर ये रेस्ट पर आ गया। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो पहले लिख लिया करो, म्यू एम जी, दैट्स इट। तो फ्रिक्शन बढ़ गया हो तो इसे लिखने में दिक्कत नहीं आती। क्या जानना चाह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रह्मास यूज करेंगे। एजेंट है नहीं, डायरेक्ट ही उड़ाना शुरू करो, जो नहीं है उसको भगाओ। डेल्टा के की वैल्यू देखो, इनिशियल रेस्ट फाइनल रेस्ट डेल्टा के भी नहीं है, यानी फिर से प्रिसाइज इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा यू। सिर्फ सिंगल स्टेप मैनेजमेंट। डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव की वैल्यू हो गई फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, जो कि हो गया माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 3। डेल्टा यू हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल में वर्टिकल हाइट चाहिए वो 1 मीटर दे रखी है, तो एम जी इंटू 1। अब एम जी उड़ा दो, यहां से म्यू का वैल्यू ले लो 1/3। कितना आसान, ठीक है ना। तो देखने में डरावना है, बट प्रॉब्लम वर्क एनर्जी के करने में हमेशा आसान होते हैं अगर आपका कंट्रोल अच्छा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। तो पेटेंटेड प्रॉब्लम आपके लेवल का, ठीक है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम का, एम्स में आया हुआ है, एआईईई में आया हुआ है, आपका पीएमटी में भी पहले आया हुआ है, तो आगे भी आ सकता है क्योंकि काफी टाइम हो गया इस तरीके का प्रॉब्लम पूछा नहीं है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो मैं मॉडिफाइड है, ठीक है ना, वैसा ही नहीं है जैसा आया हुआ है। तो कहानी ऐसी है, ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। तो हमें एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है 1 kg। आगे ये बोल रहा है फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर। तो 5 मीटर की हाइट से ये फॉल करता है वर्टिकल स्प्रिंग के ऊपर जो कि फास्टेंड है ग्राउंड से, ठीक है। तो दिस स्प्रिंग इज फास्टेंड टू हॉरिजॉन्टल बोर्ड प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। तो ये हॉरिजॉन्टल बोर्ड से हमने एक स्प्रिंग को, वर्टिकल स्प्रिंग को लगा रखा है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमें दे रखा है विच इज 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, आगे द मैक्सिमम कंप्रेशन दैट द स्प्रिंग अंडरगोस। अब स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना कंप्रेस होगी? देखो, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना होगा तो वो उस वक्त आएगा जब ये ब्लॉक रिलेटिवली रेस्ट पर आएगा, तभी जाकर के इसको कंप्रेस करना बंद करेगा। तो मान लेते हैं ये वो जगह है जहां ब्लॉक रिलेटिवली रेस्ट पर आया, कितने मास का? 1 kg का। तो इस जगह ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई और ये जो कंप्रेशन है x का, दिस कंप्रेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 हो गई तो स्प्रिंग को फर्दर और कंप्रेस नहीं कर सकता। अब ये निकालें कैसे? तो पहले हम ऑब्वियसली वर्क एनर्जी ही लगाएंगे। इसमें कोई एजेंट नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, बॉडी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है। एक कंजर्वेटिव एमजी है, दूसरा स्प्रिंग है, यानी दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, एमजीएच वाली और हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, और कंसेप्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऐसे करके कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा मैकेनिकल लग रहा है, उनको पता ही नहीं चलता क्यों लग रहा है, तो वहां वर्क एनर्जी गड़बड़ हो जाता है। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ, ये हमने लगाया। अब के आई वाला पार्ट हो गया 0, इनिशियल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, दोनों पोटेंशियल एनर्जी के लिए। एमजीएच भी यहीं से नापेंगे, स्प्रिंग वाला भी, क्योंकि ये स्प्रिंग के लिए नॉर्मल पोजीशन है, और ग्रेविटी का रेफरेंस कहीं ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों नहीं हम नॉर्मल पे ले लें, काम आसान हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब स्प्रिंग की तो 0 होगी क्योंकि ये रिलैक्स स्टेट में, ग्रेविटी वाली हो जाएगी एमजीएच, तो 1, जी की जगह 10, एच की जगह 5। आगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम कंप्रेशन में 0। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली, तो नीचे है रेफरेंस के, तो माइनस एमजीएच आ गया, तो माइनस का 1 इंटू 10 इंटू एक्स। अब स्प्रिंग का तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, वो तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के हमें दे रखा है 10 इंटू एक्स स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करें तो इधर आ गया 5 पूरी इक्वेशन में से डिवाइड मार दो, तो यहां बचा हमारे पास 10 बराबर माइनस 2x और प्लस 5 हमने डिवाइड कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें अपना फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू, क्योंकि स्प्लिट तो होंगे नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बी हो गया 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac हो गया 40 डिवाइडेड बाय 2a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखो ये जो टर्म है रूट अंडर 44, ये ऑब्वियसली 2 से तो बहुत बड़ा है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू, कंप्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 44, 11 4 जा 44, तो 44 में 4 का रूट 2 बाहर, रूट 11 बाय 2, तो 1 प्लस रूट अंडर 11। अब देखो 9 का रूट होता है 3,
इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3 से तो ज्यादा है, ये वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो 1 जोड़ करके 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5 तो नहीं होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग। तो आंसर तो आप डायरेक्ट गैस कर लो, 4 पॉइंट समथिंग में एक ही चमक रहा है दूर से, यानी राइट आंसर ये होना चाहिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू, तो 11 का रूट तकरीबन 3.2 या 3.3 के आसपास होता है, तो 3.2 या 3.3 में 1 जोड़ोगे तो 4.2 या 4.3 के आसपास आ जाएगा, ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा सा सवाल जो मैंने मॉडिफाई किया आपका एम्स का, पीएमटी का, नीट का आ गया होगा, अब गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर से स्प्रिंग का सवाल। स्प्रिंग आपके लिए फेवरेट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए फेवरेट है, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा है। ये कह रहा है वन एंड ऑफ द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इज अटैच्ड विद स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, तो के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है ना। Other end of the spring is connected to the wall as shown in the figure. Suddenly a constant horizontal force 10 न्यूटन start acting towards block on the right side. तो इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था और इस पे हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, क्या होगा, ब्लॉक पहले एक्सेलरेट होगा, कंसेप्ट सुनो, तो ब्लॉक पहले एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या सीन है, ये चीज एसएचएम में भी आती है, तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ उनको एसएचएम का ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है। तो ब्लॉक क्या होगा, पहले एक्सेलरेट होगा, कब तक एक्सेलरेट होगा, जब तक मीन पोजीशन पर ना पहुंचे। इस मीन पोजीशन पर एफ और के एक्स आपस में बराबर मिलेंगे, ठीक है ना, और इस जगह पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, पर ब्लॉक यहां रुकेगा नहीं, अब ब्लॉक आगे जाएगा और रिटार्ड होते हुए जाएगा, फोर्स कंटिन्यूस एक्ट कर ही रही है 10 न्यूटन की, ठीक है ना, और रिटार्ड होते हुए जाएगा और इस पोजीशन तक जाएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और फाइनली ब्लॉक इस पोजीशन के अबाउट यूं करके ऑसिलेट करेगा, और इस ऑसिलेशन को हम एसएचएम बोलेंगे। ये एसएचएम में मीन पोजीशन होगी, और मीन पोजीशन आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो एसएचएम वाले कंसेप्ट से, या फिर वर्क एनर्जी से। ये वर्क एनर्जी चल रहा है तो वर्क एनर्जी से दिखाता हूं। तो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर कि ब्लॉक फर्स्ट टाइम कहां पर रुका वो दूरी बताओ। अगर मेरे को डायरेक्ट करना होता तो मैं यहां से यहां तक की दूरी निकालता फोर्स बैलेंस करके, तो F बराबर के एक्स करके मेरे को मीन पोजीशन की दूरी मिल जाती, और एक्सट्रीम पोजीशन उसकी डबल हो जाती, यानी 2x0 हो जाती। सिंपल है, ये मैंने सिखाया हुआ है लेक्चर्स में। अब वर्क एनर्जी से करना है तो कैसे करेंगे, ये फोर्स एजेंट का काम कर रही है, तो W एजेंट नॉन कंजर्वेटिव 0 है, डेल्टा के चेक करोगे वो 0 हो गया, प्लस डेल्टा यू, इससे करेंगे। एजेंट का वर्क डन हो गया F इंटू एक्स, डेल्टा यू हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियल हो गई हमारे पास 0, एक एक्स से एक्स कट गया, तो यहां से एलोंगेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाय के, खत्म हो गया, वही आया ना, बट ये वर्क एनर्जी से आया। तो हर जगह चाहे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी मेथड से सवाल को करो, कभी टाइम नहीं लगेगा। तो ट्वाइस ऑफ एफ, एफ दे रखा है 10, और के की वैल्यू भी, के की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास ये कटा 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर इसका मैक्सिमम एलोंगेशन आप समझ लो, और रिजल्ट के हिसाब से हमें क्या निकाल के देना है, हमें निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो हमने एक्स तो निकाल लिया, एनर्जी कौन सा बहुत बड़ा काम है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ के की जगह आ गया मेरे पास 100, एक्स स्क्वायर हो गया 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेज में स्प्रिंग की जो होगी वो होगी 2 जूल, राइट आंसर डी वाला हो गया, मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेन वाला अपना फेवरेट, कह रहा है चेन इज लाइंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल सच दैट 1/5 पार्ट, तो 1/5 पार्ट L/5 हैंग कर रहा है, मास इसका हो गया M/5, सही है, सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट कर लो, ये हो गया L/10 पर, तो सारी कहानी तो हमने एक सेकंड में सेट कर दी इसकी। ये कह रहा है वर्क डन इन पुलिंग हैंगिंग पार्ट स्लोली, जब जब वर्ड स्लोली आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, एजेंट वहां पर अपना कार्यक्रम करेगा। रेफरेंस ये रहा, तो स्लोली हमें इस चेन को टेबल पर लाना है, तो जब हम इस चेन को पूरी तरीके से टेबल के ऊपर ले आएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चेन की 0 हो जाएगी, सही है, और इनिशियल आप यहां से लिख लो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी हैंगिंग पार्ट का मास g और लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास L/10, तो माइनस mg L/50, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या करना है, हम यानी एजेंट है, ठीक है ना, एजेंट इसको स्लोली ला रहा है, हैंगिंग पार्ट को लाने का वर्क डन बताना है, लगाओ ब्रह्मास्त्र, तो W एजेंट नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, डेल्टा के वाला 0 हो गया, क्यों 0 हो गया डेल्टा के वाला पार्ट, क्योंकि स्लोली ला रहा है, प्लस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को सिंप्लीफाई करें तो फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया माइनस का mgl/50, माइनस माइनस प्लस mgl/50, तो फाइनली वर्क डन हमारे पास आ गया mgl/50। आई थिंक ये सिंगल स्टेप का जो प्रोसीजर है अच्छे से आ गया होगा।
तो राइट आंसर हमारे पास इसका आ रहा है mgl/50 के हिसाब से अगर हम सिंप्लीफाई करें ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो पावर। देखो पावर के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर का भी एक मैंने आपको अपना क्या नाम है मास्टर शीट के अंदर पावर का सवाल बना के दिया, जरूर कर लेना, ठीक है। बट उससे पहले केटीएस के लेक्चर नोट्स देख करके करना, तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कह रहा है पावर, पावर होती है अगर हम एवरेज पावर निकालें इंटरवल में निकलती है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकलती है, ठीक है ना, और ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम टोटल पावर की बात कर रहे हैं तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी टोटल पावर, शब्द ध्यान रखना, ना कि इंडिविजुअल पावर, तो डी के बाई डी टी हो जाएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट से इसको सिंप्लीफाई करें तो यही पावर हमारे पास आ जाएगी एफ डॉट वी। तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू। अच्छा, पाइप वाला रिजल्ट मैंने आपको दे ही दिया था लॉज ऑफ मोशन में। तो पाइप से जब पानी निकलता है तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है रो ए वी स्क्वायर होती है। तो अगर पावर निकालनी है किस पावर से पानी इजेक्ट हो रहा है वो हो जाएगी रो ए वी क्यूब। इसमें ए इंटू वी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो यहां पर पावर के दो रिजल्ट बनते हैं, ठीक है ना, दो रिजल्ट बनते हैं। अगर सेम पाइप है, सेम पाइप से हमें रेट ऑफ फ्लो चेंज करना हो तो हमने क्या किया, यहां पर ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर से ही क्यों किया, क्योंकि पाइप सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो पावर जो होती है रेट के क्यूब के प्रोपोर्शनल आती है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जैसे हमने क्या किया, हमें रेट डबल करना हो तो रेट डबल करना होगा तो पंप की पावर हमें 2 2 जा 4 2 जा 8 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो आप इससे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अब अगर हमें सेम स्पीड से पानी निकालना है, ठीक है ना, तो हमें सेम स्पीड से पानी निकालना है, एक बड़ा पाइप है और एक छोटा पाइप है, तो कैसे रिजल्ट हम बिल्डअप करेंगे। तो अब v सेम है तो हम इसमें क्या करेंगे, v अलग काट के निकाल देंगे v क्यूब का, तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेट आ जाएगी। यानी अब रेट डबल करना चाह रहे हो तो पावर डबल होगी। तो दो रिजल्ट ध्यान रखना, अगर पाइप सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेट क्यूब, और अगर स्पीड सेम रख रहे हैं तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम पावर में जबरदस्त है। तो पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, एक पंप है जो कि 800 केजी वाटर पर मिनट, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी हमें दे रखा है 800 केजी पर मिनट को हम सेकंड में पहले ही कन्वर्ट मार देते हैं। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है फ्रॉम 10 मीटर डीप वेल एंड इजेक्ट्स इट विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये पंप कर क्या रहा है, तो ये जो मोटर पंप लगा हुआ है ये एक वेल से यहां से पानी उठा रहा है, ठीक है ना, और इधर डिलीवर कर रहा है और सेम लेवल पर, ठीक है ना। जिस स्पीड से डिलीवर कर रहा है वो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली कुएं के अंदर तो पानी उथल नहीं रहा होगा यूं करके ऊपर नीचे उछल रहा हो, ऐसा तो नहीं। तो कुएं के अंदर पानी रेस्ट पर है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली पंप पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहा है। तो वर्क डन बाय पंप हो गया, पहले वर्क डन हमेशा सोचना पड़ेगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। डेल्टा के की वैल्यू हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, डेटा बाद में डाल देंगे, इनिशियल हो गई 0। डेल्टा यू की वैल्यू हो गई, अब इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब रेफरेंस कहां ले रहे हो, कहीं पे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ले लेते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस का mgh, ठीक है ना, h हो गई डेप्थ ऑफ वेल। तो फाइनली वर्क डन बाय पंप हमारे पास आ गया हाफ एम बी स्क्वायर प्लस mgh। अब पावर चाहिए तो पावर हो जाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसमें से m बाई टी को अलग काट लो, तो रिजल्ट अंदर बचा वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच। अब m बाई टी को हम क्या बोलेंगे कि किस रेट से पानी फ्लो कर रहा है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे करके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है ना। अब सपोज करो पाइप में पानी आ भी कांस्टेंट स्पीड से रहा होता, जा भी कांस्टेंट स्पीड से रहा होता, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती, वहां हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। तो ध्यान रखना है कब क्या चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो m बाई टी को हमने पुट किया 800 डिवाइडेड बाय 60। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने कई टेस्ट के अंदर भी इसको देखा होगा। v स्क्वायर बाय 2 अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 बाय 2 ये आ जाएगा 200 प्लस g हो गया 10, और डेप्थ दे रखी है, ये भी हमें 10 दे रखी है ना, हाँ 10 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 100। तो फाइनली ये हो गया 300। तो 800 इंटू 300 बाय 600, तो 600 है, 60 है। तो ये यहां से कैंसिल हुआ, ठीक है ना, और 6 5 जा 30 और 5 आ गया, और इधर साइड अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 5 जा 40, यानी 4000 वॉट का हमें पंप चाहिए। तो 4 किलो वॉट होनी चाहिए पंप की पावर ऐसा कार्यक्रम करने के लिए। राइट आंसर आपके सामने बी वाला है ना, मजेदार था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो फिर से पावर का सवाल। अब पावर आपको दे रखी है 3t स्क्वायर बाय 2। इसमें ये कह रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इज 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड हमें निकाल करके देनी है, यानी 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, वो कैसे निकाले। तो जवाब है पावर जब भी आपको वेरिएबल दे रखी है, फट से आप पावर को, अब टी के फंक्शन में दे रखी है, तो पावर बराबर 3t²/2, कैसे इस सवाल को करेंगे वो ध्यान से देखना, बराबर dk/dt। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम क्या करेंगे, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हुए 3t²/2 dt को रिवर्स इंटीग्रेट करते हुए हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। इनिशियली रेस्ट पर था 0 से k, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब t² का इंटीग्रेशन तो बच्चों वाला है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 तक। t³/3 हो गया, 3 कट लेगा तो t³/2, ठीक है ना, 0 से लेकर के 2। अपर लिमिट पुट करो तो 8/2 यानी 4, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 4। अब आप इसे पुट कर दो, क्योंकि हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने हाफ mv² डाला, इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 4। मास कितना दे रखा है हमें पार्टिकल का, वो दे रखा है 2 कट जाएगा, तो v² की वैल्यू आ गई 4, v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो बहुत सिंपल था। तो जब भी पावर से हमें वेलोसिटी निकालनी है, dk/dt डालो, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हुए आप वेलोसिटी निकालो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाना, इसमें ग्राफ राफ नहीं देता है, इसमें सवाल ही देता है। तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये इंजन वाला पेटेंटेड प्रॉब्लम है, आपने कई जगह पर देखा होगा, यूनिवर्सल में मिला होगा, टेस्ट में मिला होगा, और छोड़ के भी आए होंगे कई लोग। अब करके आना तो ऐसे करेंगे। तो सवाल ये कह रहा है, इंजन कैन पुल 4 कोच ऑफ मैक्सिमम स्पीड 20, मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, मास ऑफ द इंजन इज ट्वाइस। अब देखो मैक्सिमम स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है ना, dv/dt 0 होगा। तो मैक्सिमम स्पीड का फंडा ये है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्सेस बैलेंस्ड है। अब ये कह रहा है द मास ऑफ द इंजन इज ट्वाइस द मास ऑफ एवरी कोच, यानी इंजन का जो अकेले का मास है वो कोच के मास का डबल है। 2w ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। Assuming resistive force to be proportional to weight, resistive force weight के proportional है। Approximate maximum speed of the engine when it pulls 12 and 6 coaches, तो 12 और 6 कोच पुल कर रहा है, तो बताओ कितनी स्पीड होगी। 4 कोच में स्पीड दे रखी है, तो पहले तो 4 कोच हो गए, तो 4 कोच का मास हो गया 4w। आगे इंजन भी तो लगाओगे, थोड़ा ना खाली ये डब्बे लगा के चल दोगे, तो इंजन का मास हो गया 2w। इंजन की पावर, ठीक है ना, वो उसकी फोर्स से डेवलप होगी, तो इंजन की फोर्स एफ ही ले लेते हैं। अब रेजिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स, तो इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी। ये फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है, तो 4 और 2 6 यानी k टाइम्स 6w, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है और वो मैक्सिमम स्पीड हमें 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 आ गई। एक एक बात ऐसे बोली जाती है जब कॉन्फिडेंस होता है और कंसेप्ट आता है। तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी इंजन की फोर्स मिल गई 6kw, सही है। अब हमें पावर ऑफ इंजन चाहिए, तो इंजन की पावर हो गई फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 6kw इंटू, इसको मैं कर ले रहा हूं v। अब चाहे उसमें 4 डब्बे लगाओ, चाहे उसमें 10 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, इंजन की पावर तो कांस्टेंट है, तो ना इंजन अलग से ताकत लेकर के आ रहा है। अब दूसरे सीन पर आते हैं, एक 12 डब्बे खींच रहे हैं और 2w का वेट अपना किसका हो गया, इंजन का हो गया। तो जब 12 डब्बे खींचने हैं तो पावर हो जाएगी, ठीक है ना, 12 तो डब्बे हो गए प्लस इंजन का वेट 2w, तो फोर्स आ गई हमारे पास 12 और 2 14kw, ठीक है ना, और स्पीड मान लेते हैं v1 है। इसी तरीके से पावर, जब 6 डब्बे खींचते हैं तो 6 डब्बों का वेट हो गया 6w प्लस 2w इंजन का वेट हो गया, तो टोटल हो गया 8w। तो ये पावर आ गई हमारे पास 8kw इंटू v2। अब चाहे आप 12 खींचो, चाहे आप 6 खींचो, चाहे आप 4 खींचो, खींच तो इंजन ही रहा है, पावर तो बराबर है, लपेट दो सबको। तो 6kw v बराबर 14kw v1 बराबर 8kw v2। अब क्या निकालना है आपको, v1 और v2। ये v गिवन है, कितना गिवन है भाई, इस v का वैल्यू हमें गिवन है 20, तो हम यहाँ kw तो पहली फुर्सत में उड़ा देते हैं। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 20/14, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 60/7 यानी 60/7, तो 8 7 जा 8.5 समथिंग आ रहा है। तो 8.5 ये 12 डब्बों का खींचने का स्पीड हो गया। v2 अगर हम निकालें, यानी 6 डब्बे जब वो खींच रहा है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 20/8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर हो गया 8.5 और 15, कहां गया ऑप्शन फर्स्ट वाला। तो 8.5 और 15 इनकी स्पीड रहेगी जब 12 और 6 डब्बे रिस्पेक्टिवली खींचने होंगे। मजेदार था, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे।
तो अब हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन के पार्ट पर। अब देखो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का काम होता है वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कराना, और टेंजेंशियल का काम होता है मैग्नीट्यूड को चेंज कराना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट ना हो तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूमेगी, बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर टेंजेंशियल प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। अब पहला सवाल तो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स का आता है, जिसके अंदर इस नेट एक्सेलरेशन के ऊपर रिजल्ट पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, इसलिए पावर डिलीवर करेगा। तो सर्कुलर मोशन में पावर टेंजेंशियल वाला डिलीवर करता है, सेंट्रीपिटल वाला कोई पावर और कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कराता, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो बात ध्यान रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नो पावर, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर इज डिलीवर्ड बाय दिस टेंजेंशियल फोर्स, कितनी एफ डॉट वी करके निकाल लो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज चेंज बाय दिस टेंजेंशियल फोर्स। वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पावर के भी बराबर होगा, तो डी के बाय डी टी करोगे तो पावर मिलेगी आपको। इस पे बेस सवाल है, इसलिए इतना बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे नेट निकालना है तो अपना वही पैरेललोग्राम बनाया, फिर ट्रायंगल बना करके हमने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल दिया। थीटा का एंगल निकालना है, अब ये देख लेना रेडियल डायरेक्शन से या टेंजेंशियल, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो tan थीटा बराबर आप AT/AC करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब फॉर्मूला, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा v²/r या r ओमेगा स्क्वायर होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt या vdv/ds होता है। तो कुल मिलाकर के पॉइंट्स ये रहे कि ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कराता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पावर के बराबर होता है। ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैनेज करता है। अब चलते हैं हम इसके उस प्रॉब्लम पर जो मतलब आता ही आता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम कभी एग्जाम में छोड़ के मत जाओ, आने का चांस मैक्सिमम होता है। तो ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड उसका वेरी कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब स्पीड वेरिएबल है। स्पीड क्यों वेरिएबल है, क्योंकि टेंजेंशियल प्रेजेंट है। ऐसे करके लिंक जुड़ते चले जाते हैं, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये कह रहा है देन पावर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब पावर देता कौन है, पावर देता है सिर्फ टेंजेंशियल, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल तो पावर देता नहीं। हम सवाल कैसे करेंगे, तो सुनो, सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। v आ गया, काम बन गया। तो जैसे कई बार एग्जाम में v की इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होती है, जैसे मान लो बोल देता है v बराबर kt है, तो मजे ही मजे हमारे फिर तो में कुछ नहीं करना। बट कई बार डायरेक्ट नहीं गिवन होती, कई बार हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन होता है, कई बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में गिवन होता है। तो हमारा पहला टारगेट होता है v पकड़ के बाहर निकालो। तो v की वैल्यू हम यहां से निकालें तो v²/r बराबर, मैंने kt डाला तो v की वैल्यू आ गई √KRT, सही है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब जो आम इंसान है वो dv/dt करेगा, at निकालेगा, फिर फोर्स निकालेगा, फिर वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट लेगा। हम इतना नहीं करते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ठीक है, और v स्क्वायर करते ही रूट का पंगा भी गायब हो गया, और ऐसे dv/dt करोगे तो रूट का भी पंगा आएगा, कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², सिंप्लीफाई किया तो हाफ m KRT। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्यों काइनेटिक एनर्जी निकाली, क्योंकि हमें पावर निकालनी है। पावर कौन देता है, टेंजेंशियल देता है, और वो करता क्या है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराता है। तो पावर डिलीवर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू dk/dt, और डिफरेंशिएट करते ही आंसर हमारे हाथ में। तो mkr डिवाइडेड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड, ठीक है ना। तो इतना सिंपल था। आप सोचो, आप इससे at निकालते, फोर्स निकालते, फिर v से डॉट प्रोडक्ट, आंसर तब भी यही आता, चेंज नहीं आता, बट लेंदी हो जाता सवाल, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको पावर निकालने का कंसेप्ट पता चल गया। mkr/2 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसके डायनेमिक्स के पार्ट। तो जब भी हम सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले चेक कर लो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। वो पता चलेगा एक शब्द से, वो होगा स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड वेरिएबल है तो दो एक्सेलरेशन है। तो फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। तो हमने यहाँ थ्रेड को घुमा दिया सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से। मेरा कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, जाके एक्सिस पे बैठ जाओ और सूडो लगाओ। एक एक्सेलरेशन है तो एक सूडो लगेगी, दो एक्सेलरेशन है तो दो सूडो लगेगी। तो जैसे ही आप एक्सिस पे बैठे, सूडो लग गई बाहर की तरफ। इस सूडो को हम यहाँ सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो ये कंसेप्चुअल बनता है, किसको सेंट्रीपिटल दिखाई देगा, किसको सेंट्रीफ्यूगल। तो भाई जो एक्सिस पे बैठेगा, ठीक है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखाई देगा, सूडो दिखाई देगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर है। और जो ग्राउंड से देखेगा उसको सेंट्रीपिटल दिखाई देगा। तो चाहे ग्राउंड से करो
चाहे एक्सेस पे बैठ के करो, कंसेप्ट वही रहता है, बस खाली समझ का थोड़ा फेर हो जाता है। यहां बैठ के देखते हैं तो फील थोड़ी अच्छी आती है, ग्राउंड से इतना अच्छा नहीं है समझ आता। तो जैसे ही हम बाहर बैठे सूडो लगा, ठीक है ना, आप सूडो कितना एम ए सी का वैल्यू यहाँ तो आर ओमेगा स्क्वायर डाल दो या वी स्क्वायर बाय आर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की क्या दे रखा है। तो जैसे मैंने ओमेगा दे रखा था तो बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाया। अब ये कर क्या रहा है, ये धागे को पकड़ करके खींच रहा है, तो ये इसके अंदर टेंशन लाएगा, तो टेंशन की वैल्यू हो गई हमारी एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर, सिंपल। अब दूसरा रिजल्ट आप देख रहे हो कोनिकल पेंडुलम, तो हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कोनिकल पाथ में घुमा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वही एक्सेस पे बैठे, बाहर की तरफ सूडो लगाया, आर की वैल्यू में नहीं पता, ये आर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिख लेंगे, ये आर हो गया, तो आर की वैल्यू हो गई एल साइन थीटा। पुट करते कराते सबसे पहले हमने टेंशन निकाली, वही ट्राइंगल बना करके, तो टेंशन की डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, एम एल ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो टेंशन एंगल वैंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे हॉरिजॉन्टल में घूमे चाहे कोनिकल में घूमे, टेंशन की वैल्यू एम एल ओमेगा स्क्वायर है। अब हमें निकालना है कि ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, तो हम इसके लिए cos थीटा की वैल्यू पकड़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हो जाएगी जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा निकला, और ये इसका टेंशन ही है, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है जिसका सवाल खूब बनता है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम हो गया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना। तो अंडर रूट एल कॉस थीटा को हम इसका एल, ये रहा एल कॉस थीटा को हम इसका इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं, ये भी शब्द यहां पर बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के कोनिकल पेंडुलम में दो चीजें, एक चीज है आपकी टेंशन इन द थ्रेड, वो तो बहुत सिंपल हो गई एम एल ओमेगा स्क्वायर। दूसरा वर्टिकल से बनने वाला एंगल, वो हो गया जे बाय एल ओमेगा स्क्वायर। ये तब निकाल पाओगे जब ओमेगा आपको गिवन है, और अगर थीटा गिवन है और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहीं से मॉडिफाई होकर आया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो कुल मिलाकर के कोनिकल पेंडुलम फॉर्मूला बेस्ड है, एप्लीकेशन अगर आता है तो सवाल कर लोगे। अब दिखाता हूं इस पे बेस्ड सवाल। तो देखो ये रहा कोनिकल, अब आमतौर पे जिसको एप्लीकेशन नहीं आता वो ये सवाल छोड़ देगा, मैं आपको दिखा दूं कैसे एप्लीकेशन हम करते हैं, बिना इन डेप्थ में घुसे हुए भी हम सवाल को लगा सकते हैं। सवाल का लेवल, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इजी टू मॉडरेट के बीच में। कह रहे two particle tied to different strings are whirled in a horizontal circle as shown in the figure. The ratio of the length of a string so that they complete their circular path with equal time period. तो कोनिकल पाथ में घूम रहे, हमें ये दे रखा है टाइम पीरियड इक्वल है, तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T1 और T2 हम बराबर कर देते हैं। T1 का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट L1 cos थीटा 1 बाई जी, और इधर हो गया 2 पाई। अब देखो हमें अगर फॉर्मूला याद था हमने सवाल फूक के रख दिया, ठीक है ना। टेंशन पूछता है एमएल ओमेगा स्क्वायर हो जाती है, टेंशन अगर हमें इक्वल देता तो हम लेंथ का रेशियो निकाल सकते थे, टाइम पीरियड इक्वल देता तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो हम कर ही रहे। तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय जी, 2 पाई अंडर रूट L2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय जी। तो ये सवाल दो तरीके से आ सकता है, या तो टाइम पीरियड बराबर करवा दें या टेंशन बराबर। अब मैं टेंशन अभी करवाता हूं आपको इसको मॉडिफाई करके। अब देखो सब उड़ गया, तो रिजल्ट मिल गया L1 cos थीटा 1 हो गया cos 30 रूट 3 बाई 2, डायरेक्टली लिखो, इतना क्या सोचना, L2 और इधर आ गया 1 बाय रूट 2। हमें रेशियो लेना है L1 बाय L2 का, तो L1 बाय L2 का रेशियो आप देखोगे तो इस रेशियो में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर पूरा 2 बाई 3। तो देख लो, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड था। तो अगर ये बोलता है टेंशन सेम है तो अब आप एमएल ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मॉडिफाइड वर्जन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट आपका देखो, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज पूछते हैं, कंसेप्चुअल माना जाता है नॉर्मल रिएक्शन का, तो इसलिए मैंने रखा है। ये कह रहा है बॉडी अनइवन सरफेस पर मूव कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन बता दो। अब देखो यहां पर अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो एक तो इधर ये और ये सेम सही है, ठीक है ना, ये बी वाला आपका ओवर ब्रिज कहलाता है। तो दोनों जगह पर पहले वेरिएशन देख लेते हैं। तो इस जगह पर पहले एक सर्कल बना लो, तो ये बन गया सर्कल, ठीक है ना। अब फोर्सेस लगाओ, ये नॉर्मल हो गया, ये mg हो गया, सही है ना। स्पीड ऑफ पी ले लो। अब आप इसको कहां से देख रहे हो, सवाल ये, अगर आप इसके सेंटर पे बैठ के देखोगे तो सूडो लगाओगे, और अगर ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीपिटल बैठ करके, तो मैंने दिखा दिया सवाल। तो मान लो हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाले पर्सन को इधर की तरफ एक्सेलरेशन दिखाई देगा, ठीक है ना। अब वो इक्वेशन बनाएगा, नेट फोर्स बराबर है यही तो होगा। तो नेट फोर्स बराबर ma की इक्वेशन अगर हम बनाए तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर आप देख सकते हो अंडर ब्रिज में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो आ रही है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर पे डिपेंडेंट है, जिधर का आर कम होगा, जिधर का नैरो क्रॉस सेक्शन होगा, यानी जितना नैरो होगा, पतला होगा, उतना रेडियस कम होगा, जितना रेडियस कम होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो इन बिटवीन ए एंड सी नॉर्मल रिएक्शन ए पर ज्यादा है और सी पर कम है। अब बी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो बी का नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो इस जगह पर ऑब्जेक्ट ये रहा,
ठीक है ना, सर्कल बना लो, तो ये बन गया यहां पर सर्कल। अब नॉर्मल बाहर लग गया, mg अंदर लग गया, आप अभी भी ग्राउंड से ही देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल। अब इक्वेशन अगर हम बी पर बैठ करके बिल्डअप करें तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू एम ए सी यानी एम वी स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल रिएक्शन ओवर ब्रिज की आ रही है mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल रिएक्शन जो है अंडर वाले से तो कम ही आ रही है, यानी Na सबसे ज्यादा है, फिर Nc और फिर सबसे छोटा जो मिलेगा वो Nb मिलेगा। तो हमें बताना है कहां मैक्सिमम है, तो ए पर तो जी मैक्सिमम है और बी पर देखोगे तो ये मिनिमम मिल जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब इसकी भी मुसीबत खत्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दो स्टैंडर्ड सवाल फ्रिक्शन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है ना। एक में हमने ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर डाल दिया, इस पे भी अच्छा सवाल है, इस पे भी मैंने अच्छा सवाल रखा है। तो हम फिर से एक्सेस पे बैठ गए, सूडो लगाई। अब ये फ्रिक्शन आप पढ़ के मेरे से आ ही रहे हो, तो ये सूडो क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप कर रही है। तो यहां नॉर्मल एमजी नहीं, नॉर्मल मिल रहा है सूडो की वजह से। अब इसको सरकाने वाला है एमजी, रोकने वाला है फ्रिक्शन। अब अगर mg की वैल्यू एफ एस मैक्स से ज्यादा होगी तो नीचे गिर पड़ेगा और नहीं होगी तो टिका रहेगा, टिका रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि mg के बराबर होगा। इस पे सवाल है, हिंट दे दी मैंने। तो अब ये कहता है बताओ लिमिटिंग कंडीशन कब होगी, ठीक है ना, यानी कब तक ये नहीं सरकेगा। तो ये तब तक नहीं सरकेगा जब तक mg इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। हमने फट से एफ एस मैक्स को म्यू एन डाला, यहां से हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बिल हो गया g लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप ओमेगा की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो कि कितनी कम से कम ओमेगा से रोटेट कराएं कि ये ना सरके, सही है ना। और अगर ओमेगा गिवन हो तो आप चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यू फ्रिक्शन की होनी चाहिए। सवाल आगे मिलेगा तो बताऊंगा कैसे करते हैं। दूसरा देखो, ये डिस्क के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, डिस्क ऑब्वियसली रफ है। तो अब जो सूडो है ये इसको खसकाने की कोशिश कर रही है। नॉर्मल ये लगा, mg नीचे लगा, सही है। तो रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर हम ओमेगा बढ़ाते चले जाएं तो इसके खिसकने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो यानी वो ओमेगा जहां है सरकना स्टार्ट कर दे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये सरकना स्टार्ट करवाना है तो ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, नहीं करवाना तो लेस देन इक्वल टू रखो कंडीशन के हिसाब से। तो पुट करते ही हमारे पास ये रिजल्ट यहां पर जनरेट हो गया। एम से एम कैंसिल कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ओमेगा कि ये ना सरके वो होगा अंडर रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय आर के बराबर। तो ये हो गए स्टैंडर्ड केसेस। अब प्रॉब्लम देखोगे तो समझ आएगा एप्लीकेशन। तो प्रॉब्लम ये रहा, कह रहा है इन द मोटरसाइकिल स्टंट कॉल्ड द व्हील ऑफ डेथ, ठीक है ना, द ट्रैक इज वर्टिकल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल, वो स्फीयर नहीं बनाया। कहता है ये जो डेथ ऑफ वेल है ये सिलेंड्रिकल है और गाड़ी यूं करके घूम रही है, समझ गया ठीक है ना। तो ये इस तरीके से घूम रही है सर्कमफ्रेंस पे, और तो कोई घूम नहीं सकती, उड़ के तो बाहर निकलेगा नहीं है। आगे बोल रहा है 18 मीटर इसका रेडियस है। तो रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ड्रम इज 18 मीटर। आगे कह रहा है टेक द मोटरसाइकिल टू बी पॉइंट मास एंड म्यू इज इतना मिनिमम स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, यानी ये तो वही सवाल है। तो मान लो ये रहा मोटरसाइकिल ओमेगा से चल रहा है और हम वही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठ के देखेंगे। बाहर लगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, कंसेप्ट लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगाते रहो, इससे कॉन्फिडेंस रहता है। तो ऊपर लग गया एफ एस मैक्स। अब इक्वेट कर करा करके हम ओमेगा की मिनिमम वैल्यू से निकाल करके दे देंगे कि ये नीचे ना सरके। तो इक्वेट करने पर हमें मिला एम जी बराबर एफ एस मैक्स यानी म्यू टाइम्स एन, एन की वैल्यू हो गई एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम उड़ाओ तो ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट अंडर जी बाय म्यू आर। तो ये तो कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा रहा तो नहीं सरकेगा, इससे कम होगा तो खिसक जाएगा बेचारा, ठीक है। तो राइट आंसर अगर हम इसमें सर्च करें तो वैल्यू डालनी पड़ेगी रूट अंडर 10, म्यू का वैल्यू में 0.8 दे रखा है, रेडियस 18 हो गया ठीक है ना। तो सॉल्व करने पर ये मेरे पास आ जाएगा रूट अंडर 25 और ये बनेगा हमारे पास 36। तो फाइनल आंसर आ गया 5/6। तो 5/6 रेडियन पर सेकंड इसका ओमेगा हो गया। राइट आंसर आप देख सकते हो बी वाला है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट भी आ गया। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, ये कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन प्लेट इज ओमेगा बराबर अब ओमेगा दे रखा है, पूछ नहीं रहा वो, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाय आर दे रखी है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेट इज 0.75। तो म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, सब दे रखा है इसने, तो ये पक्का फ्रिक्शन पूछेगा। The axis of rotation is vertical, block is rotating on horizontal section, the friction force between the block and the plate such that block remains relatively at rest। तो कहानी आ गई फ्रिक्शन। अब यहां धुएं निकल जाते हैं, जिस बच्चे के कंसेप्ट नहीं अच्छे, जिसको कंसेप्ट नहीं आते वो छोड़ देगा इस सवाल को। तो हम पहला काम, पहली फुर्सत में एक्सिस पे बैठो,
बाहर सूडो लगाओ एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या कर रहा है ये सूडो, इसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, रोकेगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है एम आर ओमेगा स्क्वायर एफ एस मैक्स से ज्यादा है या कम है। एफ एस मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल चाहिए होगा और नीचे आ गया एम जी, तो हम पहला काम करेंगे एफ एस मैक्स निकालेंगे। एफ एस मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू इंटू एम जी, सही है, म्यू की वैल्यू हो गई 0.75, मास कितना है इसका, मास की वैल्यू नहीं दे रखी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, तो मास को एम रहने दो, जी की जगह आ गया 10, तो फाइनल आंसर आ गया 7.5 एम, पढ़ा रहने दो ऐसे ही। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे इसको खिसकाने वाला फोर्स, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू डाल दो √g/2r, ये कटेगा एम आर इंटू g/2r, ठीक है ना, तो आर आर कटा, तो आंसर आ गया 5m। अब चेक करो, तो बाहर खींचने वाला फोर्स 5m का है, एफ एस मैक्स 7.5m का है, तो क्योंकि एम आर ओमेगा स्क्वायर एफ एस मैक्स से कम है, इसलिए लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना, तो लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ये मैंने 5m लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ जी लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mg/2 एज इट इज, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg/2 आ गई, राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया था ना, मजेदार सवाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो बैंकिंग में भी बहुत जबरदस्त सवाल है, मजे आए आज, सवालों का पूरा तूफान है, क्योंकि इस सेक्शन से न्यूमेरिकल बहुत रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट साइकिल अंदर बैंड करता है ताकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर ले, और जो मैक्सिमम स्पीड होती है इस ट्रैक के ऊपर, ठीक है ना, मैक्सिमम मतलब जब तक ये बाहर स्लिप ना करे, वो होती है √μ/s जी, जनरली फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहता है। अब एंगल ऑफ बैंडिंग वो हो गया tan थीटा बराबर v²/r जी, तो बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस जरूरत है तो फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन नहीं है तो साइकिल नहीं चला पाएगा, फिर चाहे बैंड करे चाहे कुछ करे, ठीक है ना। अब बैंकिंग ऑफ ट्रैक, तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक में क्या होता है, हम ट्रैक को कुछ एंगल से उठा देते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं, तो अगर सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ है तब भी गाड़ी इसके ऊपर चल सकती है, इंक्लाइन प्लेन वाला कंसेप्ट, नीचे लगा mg sin थीटा, ऊपर लग गया हमारा अपना, अगर ये पूरी तरीके से स्मूथ है तो ऊपर आ गया सूडो फोर्स का कंपोनेंट, तो सूडो फोर्स का कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेता है। तो आपने शब्द सुना होगा ट्रैक फॉर विच इट इज बैंक्ड, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है जब हम बैंकिंग ऑफ ट्रैक करते हैं तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी चलेगी, और बैंकिंग ऑफ ट्रैक से हमारे पास ये जो tan थीटा आता है, tan थीटा बराबर v²/r जी, इसमें जो v होती है ये वो स्पीड होती है जिससे गाड़ी चलाने पर कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ना रहे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब अगर आपने गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड से चलाई तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन अंदर आ जाएगा, और कम स्पीड से चलाई तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, समझ आ गया। तो जब हम tan थीटा बराबर v²/r जी लगा रहे होते हैं तो ये मेन बात है, इसे लगाते वक्त हम लोग ये मान करके चलते हैं ये वो स्पीड है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड बोल लो या लिमिटिंग स्पीड बोल लो, ये वो लिमिटिंग स्पीड है जिससे चलाने पर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो एग्जामिनर आपको देता है कि गाड़ी 36 किलोमीटर/आवर से ट्रैक के ऊपर चलाई जा सकती है बैंक ट्रैक के ऊपर, तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, तो स्पीड अगर उसकी लिमिटिंग 36 दे रखी है तो उस स्पीड पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। हाँ, इस फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हो। अब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का कंसेप्ट आता है, अब यहां हमें चेक करना पड़ता है, वही फ्रिक्शन वाला रिजल्ट है, तो यहां हमें चेक करना पड़ता है tan थीटा म्यू से छोटा है या म्यू से बड़ा है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर tan थीटा लेस देन म्यू है तो गाड़ी अगर रुकी रहेगी, भाई मिनिमम स्पीड तो 0 ही हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो tan थीटा अगर म्यू से छोटा है यानी आपने गाड़ी रोक दी तो भी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, तो इस सीन में मिनिमम स्पीड 0 रहेगी, बट अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वहां पे चलाते रहनी पड़ेगी, तो फिर आपके पास मैक्सिमम भी आएगा और मिनिमम भी आएगा, बट जनरली tan थीटा लेस देन म्यू रहता है। इन्हीं ट्रैक को उठा करके हमने सीधे 90 डिग्री का बना दिया, लगे पड़े हैं इंसान वहां पर, साइकिल गाड़ी ही चलाते रह जाएंगे, जिंदगी में पेट्रोल खत्म हो गया तो भी स्वाहा हो जाएगा। तो खैर, तो मैक्सिमम स्पीड का हमारा फॉर्मूला आता है √r tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, और मिनिमम स्पीड इस केस में चेक कर लेना tan थीटा लेस देन म्यू होने पर 0 रहेगी। ये इस पे न्यूमेरिकल है, अभी दिखाता हूं। एक बार आपके में ये डायरेक्ट रिजल्ट आया था तो मैंने सोचा न्यूमेरिकल रखते हैं, इनको थोड़ा और सीखने को मिलेगा। पढ़ो, A circular curve of highway is designed for traffic moving at 72 km/h. If the radius of the curved path is 100 meter, correct angle of banking. तो ये कितने पे चला रहे हैं, 72 पर, यानी 72 km/h पर फ्रिक्शन की नेसेसिटी नहीं है, ये पॉइंट का मतलब है, ठीक है ना। तो अब हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना सिंपल है, तो tan थीटा सीधे लगाया हमने फॉर्मूला v²/r जी, v की वैल्यू होगी 72 kmph, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, 20 हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय रेडियस 100 और g का वैल्यू 10,
ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 4/10 मतलब 2/5, तो एंगल ऑफ बैंकिंग हमारे पास आ गया tan इनवर्स 2/5। तो राइट आंसर आप इसका देख सकते हो, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो आसान था। हाँ, ये वो प्रॉब्लम है। अब ये कह रहा है ऑटोमोबाइल एंटर्स अ टर्न ऑफ रेडियस आर इफ रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर आप चलाओ गाड़ी, ठीक है ना, और एक लिमिटिंग स्पीड, कितनी लिमिटिंग स्पीड कैसे निकालोगे, 1045 वी स्क्वायर बाय आर जी लगा करके। तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी, तो अगर अंडर रूट आर जी चलाते हो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1। अब म्यू की वैल्यू में 1 दे रखी है, ये पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, ये वो नहीं पूछ रहा लिमिटिंग स्पीड बता दो, ये नई बात बैठ गया, कहता मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम पहले चेक करेंगे tan थीटा म्यू से बड़ा है या म्यू से छोटा है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई, म्यू की भी वैल्यू 1 हो गई, यानी दोनों बराबर है, यानी गाड़ी रुक सकती है वहां पर क्योंकि रिपोज के बराबर है। तो मिनिमम स्पीड तो 0 हो गई। तो अब आप इसमें चेक करो, 0 इसमें सिर्फ एक ही में है, तो 0 और इनफाइनाइट आंख बंद करके टिक कर दो। ऐसे भी होता है, किस्मत अच्छी चल रही हो तो। बट अगर बुरी चल रही हो तो आंसर 2 मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो खैर हमें पता चल गया मिनिमम स्पीड तो 0 है। अब मैक्सिमम मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। बस अब इसके अंदर डेटा पुट कर देते हैं। तो म्यू भी हमें 1 दे रखा है, tan 45 भी 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा अंडर रूट आर जी 1 + 1 तो हो गया ऊपर 2 और नीचे 1 - 1 0 हो गया, रिजल्ट इनफाइनाइट हो गया। अब तो प्रूफ भी हो गया, तो आंसर आ गया इसका 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। अब ये 100% प्रूफ हो गया। हाँ, अगर म्यू की कुछ और वैल्यू होती तो जरूर हम आंसर कुछ और चेंज करके लाते। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बेहद आसान है, अपना वही लूपिंग द लूप का कंसेप्ट है, और इसके अंदर किसी भी जगह पर वेलोसिटी और टेंशन निकालना, ये 2 चीजें अगर आपको आती हैं आप मास्टर हो। तो देखो मैं सिखाता हूं। देखो किसी भी जगह पर वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकलती है। टेंशन निकालना चाहते हो तो अपना वही रेडियल डायरेक्शन में यानी सेंट्रीपिटल वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर है करके निकलती है। ये हो गया कंसेप्ट का पार्ट। तो मैंने क्या कर रखा है, डायरेक्ट रिजल्ट बना रखे हैं। मान लो बॉडी को h1 हाइट से फेंका गया और h2 हाइट पर आप इसमें स्पीड देख रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हमारी और कुछ नहीं है, थर्ड इक्वेशन ही बनती है। सीधे याद रख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पर हमारी बनती वही थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड इक्वेशन को डायरेक्टली लगा लो, क्यों मैकेनिकल एनर्जी भी लगा करके दिमाग खराब करोगे। तो यहां से स्पीड आ जाती है। टेंशन निकालने के लिए हम लोग इस एक्सेस को सॉल्व कर लेंगे, तो अपना वही T - mg cos थीटा बराबर mv²/r, इससे हमारे पास टेंशन आ जाएगी। ये हो गया सिंपल एस्पेक्ट। एक और ट्रिक है वो ये है, अगर बॉटम पर वेलोसिटी एनर्जी के टर्म में दे रखी हो तो वेलोसिटी और टेंशन निकालने के लिए ये जो आप शॉर्टकट्स देख रहे हो ये मैं यूज कर लेता हूं जनरली। इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा बच जाते हैं मैकेनिकल लगाने से और टेंशन की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है। तो लेक्चर्स में मैंने खूब सिखाया हुआ है, आई थिंक उन बच्चों को आता है। आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रख लो, प्लस वाला लगेगा फर्स्ट हाफ के लिए यानी 0 से 90 के लिए, बॉडी इसके ऊपर चली जाए तो अपना ये माइनस वाला रिजल्ट यूज करना है, ठीक है ना। एन की वैल्यू हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है। अब हम आते हैं लूपिंग द लूप के कंसेप्ट पर। तो देखो लूपिंग द लूप में क्या होता है, हाँ यहां पर चेक कर लेना कि बॉडी थ्रेड से अटैच्ड है या रॉड से। तो अगर थ्रेड से अटैच्ड है तो लिमिटिंग कंडीशन होती है कि कम से कम जो वेलोसिटी दी जाए सर्कल लूप आउट कराने के लिए वो होती है √5rg, ठीक है ना। अब इसमें यहां पर यानी हर 90 डिग्री पर वेलोसिटी 2 के फैक्टर से चेंज होती है। तो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 3rg, यहां वेलोसिटी हो जाएगी √rg और टॉप पॉइंट पर टेंशन जस्ट 0 होगी। और खेल, अब अगर हम यहां पर टेंशन देखें तो इस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम है, टेंशन भी मैक्सिमम होती है, ये टेंशन होती है 6 mg और टेंशन 90 डिग्री के एंगल पर 3 के फैक्टर से चेंज करती है, तो इधर आ जाएगी 3 mg, इधर हो जाएगी 0। तो ध्यान रखना थ्रेड से अटैच्ड बॉडी में जो लिमिटिंग कंडीशन होती है वो होती है बॉटम पर दी जाने वाली वेलोसिटी √5rg, टेंशन की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम 6 mg। अब आप किसी भी जगह पर वेलोसिटी और टेंशन निकालना चाहते हो तो जो मैंने अभी शॉर्टकट दिया एन वाला वो यूज कर लो, और अगर 90 डिग्री के डिफरेंस पर निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होगी, टेंशन 3 के फैक्टर से कम होगी, इससे आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर यहां रॉड कनेक्टेड होती, मासलेस रॉड, तो यही जो वेलोसिटी होती है √4rg लिमिटिंग वेलोसिटी आती है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रख लेना, एग्जामिनर खेल कर सकता है। थ्रेड अटैच्ड है तो लिमिटिंग वेलोसिटी √5rg, रॉड अटैच्ड है तो √4rg, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैक्सिमम टेंशन तो जैसा मैंने बताया वो बॉटम पर रहती है। अब मान लो इधर अगर √10rg की वेलोसिटी थी
तो इन टर्म्स ऑफ एन मैक्सिमम टेंशन देखोगे तो वो आ जाएगी mg(n+1). मतलब अगर इधर 5 Rg है तो n+1 करने पर 6 mg आ जाएगा। मान लो 6 Rg है तो 7 mg हो जाएगा। मान लो 10 Rg है तो 11। अब आप डायरेक्ट खेल कर लो। बाकी का फैक्टर आप जानते ही हो कि उसमें टेंशन 3 के फैक्टर से कम करती है, कहीं पर भी 90 डिग्री पर लिख सकते हो। मिनिमम टेंशन जो होती है, ये मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है, ठीक है ना। अब मिनिमम टेंशन इस सिचुएशन में जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है वो आप देख सकते हो mgn-5। हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 3 के फैक्टर से कम करके भी हम टेंशन निकाल सकते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल काम है। तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला आप यूज कर लो अपना वही, टेंशन 3 के फैक्टर से कम हो रही है। जैसे इधर 7 mg होता तो इधर हमारे पास बचता 4 mg, इधर हमारे पास बचता mg। ऐसे करके कर लो, ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी वही आएगा, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, अब देखो लूपिंग द लूप के कुछ सवाल है। जैसे ये पहला सवाल है, ये ज्यादातर जनता 90% जनता गलत कर देगी, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूं, गलत कर देगी। बहुत आसान है, आप सबको पता है, इस चक्कर में गलत हो जाएगा। पढ़ो, कह रहा पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड कीपिंग द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड। मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर द पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। धड़ 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 सवाल जैसे मैंने स्पीड में पढ़ा वैसे ही स्टूडेंट धागे से कनेक्टेड है, सर ने बताया था, हाँ है, ठीक है ना। मिनिमम स्पीड बता दो कि लूपिंग द लूप हो जाए √5 Rg, और क्या चाहिए। तो सीधे 90% जनता इसे टिक मारेगी, ठीक, और वही हो जाएगी ऐसी तैसी। तो सवाल ध्यान से पढ़ो, पढ़ो। मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। कर गया ना धोखा। तो मिनिमम स्पीड जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, नहीं पूछ रहा कि नीचे यानी वर्टिकल में स्पीड बता दो, वो नहीं कह रहा। वो कह रहा है जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो। तो पहले सर्कुलर पाथ में यहां पर जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो यहां स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कहां है भाई, वर्टिकल है। तो आप तो ये बता करके बैठे हो √5 Rg, वो ये पूछ ही नहीं रहा, वो खेल करके कहते ये तो मेरे को भी पता है, तुम क्या बता रहे हो। यहां की स्पीड पूछ रहा है, तो कितने फैक्टर से, 2 फैक्टर से कम होती है, √3 Rg। यहां स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। तो खेल खेल में खेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सवाल अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादा खुश होकर के और फटाफट से टिक करने से भी सिली मिस्टेक होती है, तो केयरफुल रहना। तो राइट आंसर हॉरिजॉन्टल में मिनिमम वेलोसिटी का √3 Rg है, ये होगा, ठीक है ना। बाद में पेपर के बाद क्या होगा डिस्कस करेंगे, जिसने सही कि √3 Rg, उसको गालियां सुनाएंगे, अबे 3 Rg कैसे है, 5 Rg बताया था सर ने। और फिर वो जब कहेंगे अरे हमसे सिली मिस्टेक हो गई। तो ये सिली मिस्टेक ना हो तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट, ये तो जाने पहचाने अपने दोस्त हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है मास m स्टार्टिंग फ्रॉम A रीचेस B ऑफ स्मूथ ट्रैक। तो मास m यहां पर पहुंचता है। ऑन रीचिंग B इट पुशेस द ट्रैक विद अ फोर्स इक्वल टू x टाइम्स इट वेट। यानी इस जगह जो नॉर्मल रिएक्शन है वो x टाइम्स mg है। बड़ी अच्छी बात है। देन करेक्ट रिलेशन इज, तो हाइट और रेडियस का रिलेशन निकाल। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन गिवन है, हम फोर्स कंसेप्ट लगाएंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड आ गई, अब एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एच और आर का रिलेशन ले लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, एन ऊपर mg नीचे। तो n माइनस mg बराबर ये हो गया हमारा mv²/r। n की वैल्यू x टाइम्स वेट है, तो x -1 mm उड़ा दो, rg बराबर v²। सही है, इतना बहुत है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी करते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv²। बस इसमें डेटा पुट कर दो, तो v² की वैल्यू x -1 rg पुट करते ही h की वैल्यू आ जाएगी x -1 r डिवाइडेड बाय 2। तो ये हाइट होनी चाहिए। तो अब इस हिसाब से राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर हमारा हो गया डी वाला। तो इसमें क्या किया, फोर्स कंसेप्ट भी यूज करवा लिया और एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज करवा लिया। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको अच्छे से आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट भी लूपिंग द लूप का ही है। ये कह रहा है फ्रिक्शनलेस ट्रैक ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point A. हाइट हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस हाइट का गेम क्या है, ये हाइट यहां पर वेलोसिटी लाएगी। ये वेलोसिटी हम अपना mgh बराबर हाफ mv² जैसा भी किया था उससे लिख लेंगे। ये कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r टू कंप्लीट द लूप सक्सेसफुली। हमें पता है लूप कंप्लीट कराना है तो ये वेलोसिटी √5 Rg तो होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको इक्वेट करके r की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। गेम ओवर। तो अब इक्वेट करते हैं, तो mg, ठीक है ना, mg, अभी इसको h रहने देता हूं, बराबर हाफ mv² किया, mm कैंसिल हुआ, तो v² की वैल्यू आ गई 2gh और यहां से v² हो गया 5rg।
ये जी जी उड़ाओ और आर की वैल्यू मिल गई ट्वाइस h/5, तो इससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो चल जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा कर दी तो लूपिंग द लूप नहीं हो पाएगा। तो अब हम h का वैल्यू डाल देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो r की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हमने एक एक चीज देख ली, पावर देख ली, पावर के ऊपर बेस्ड जबरदस्त सवाल देख लिए, सर्कुलर मोशन देख लिया हमने, उसके अंदर फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट हमने सीख लिया, और लास्ट में लूपिंग द लूप जो हमारा पेटेंटेड काम है। अब बस आपका काम है, अब आप क्या करोगे, अपना मास्टर शीट जो आपके केटीएस लेक्चर नोट्स है उनसे प्रॉब्लम देख लो, मजेदार हो जाएगा पूरा गेम। और मास्टर शीट के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट के टेस्ट आपका वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर का एक साथ ही है। तो इतना कर लिया, गेम ओवर। अब वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर में और कुछ कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।